वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से संबंध को भरा। समझना है, संबंध को पहचानना है। पहचान कब होगी? जब संबंध की समझ होगी। तो आज हमने 7 संबंधों पर बात की। इन 7 संबंध है, कुल मिला के देखिए, बाबा जी ने इसको लिखा है मानव संबंध नैसर्गिक संबंधों का बोध कराने का कार्यक्रम। यानी संबंधों का बोध हो जाए, इन संबंधों की जानकारी मिल जाए। तो 10 संबंधों की बात की है बाबा जी ने। 7 संबंध है मानव का मानव के साथ, और 3 संबंध है प्रकृति या नैसर्गिकता के साथ। यहां तक क्लियर है? तो अब हमें देखना है संबंधों की पहचान। ये संबंध है, किसके साथ मेरा संबंध है? ये जो मेरे हाथ में गिलास है, इस गिलास के साथ भी संबंध। गिलास धातु का बना हुआ है, धातु पदार्थावस्था है, पदार्थावस्था के समस्त पदार्थावस्था के साथ मेरा संबंध। इसमें जो पानी है वो भी एक पदार्थ है, इस पदार्थ के साथ भी मेरा संबंध है। पानी के साथ संबंध क्या है? इसको देखो, पानी के साथ मेरा जो संबंध है वो संबंध है जीवन का। वो वाला जीवन चैतन्य इकाई वाला नहीं, इस शरीर को जिंदा रख पाने में महत्वपूर्ण भूमिका है पानी। सामने जो मोबाइल रखा है उसके साथ भी संबंध, जिस स्टैंड पर मोबाइल लगा उसके साथ भी संबंध है। अगर हम हर वस्तु के साथ संबंध को स्थापित करेंगे, संबंध को समझेंगे, स्थापित करना गलत निकल गया मुंह से, संबंध को समझेंगे, स्थापित तो पहले से ही सब, उनको जब हम समझेंगे तो ध्यान रखना हमारे द्वारा संसाधनों का जो दुरुपयोग होता है वो भी कम हो जाएगा। कपड़ों के साथ मैं अपने संबंध को समझूंगा तो कपड़ों का जो दुरुपयोग हम करते हैं, फैशन के नाम पर नए नए कपड़ों की घर में लाइन लगा देते हैं, वो भी कम। चलिए, इतना होने के बाद पुस्तक उठा लेते हैं, वो पेज नंबर 55। बाबा जी कल योग और सहयोग की बात बता रहे हैं। बाबा जी बता रहे हैं कि किस प्रकार मैंने अपने सवालों को जानने के लिए प्रयास किया, धारणा ध्यान समाधि की अध्ययन किया, और अध्ययन से मुझे बोध हुआ, मुझे ज्ञान, वो ज्ञान सकल मानव के लिए बाबा जी प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि मेरी इसमें अकेले का योगदान नहीं है। आज से पहले भी जितने भी सुपथ पथ प्रदर्शक है उन सब का योगदान रहा ही है। ये मेरा अकेले का कार्यक्रम नहीं है, लोगों ने पहले भी इसको जानने का प्रयास किया है। जिस प्रकार व्यक्ति पत्थर को तोड़ने के लिए बार बार उस पर हमला करता है, बार बार उसको उसके ऊपर हथौड़ी से अटैक करता है, तब किसी एक अंतिम चोट में जाके वो पत्थर टूटता है। तो बाबा जी ने यह भी समझाया कि पत्थर उस अंतिम चोट से नहीं टूटा, बल्कि हर चोट ने उस पत्थर को कमजोर बनाया है और एक ऐसी चोट पड़ी जिससे वो टूट गए। यानी सभी का, यानी पत्थर पर लगने वाली हर चोट का योगदान है पत्थर के तोड़ने में। तो बाबा जी आगे क्या समझा रहे हैं कि मैंने ये जो अध्ययन की वस्तु है लोगों को दी, इससे बड़ा लाभ हुआ कि अहमता मुझे नहीं हुआ। पेज नंबर 55 पहला पैरा। बाबा जी समझा रहे हैं कि इससे मुझे अहमता नहीं हुआ, मेरे पास अहमता के साथ प्रस्तुत होने वाले लोग भी बहुत कम आए। कितनी भी अहमता को लेकर आने वाले लोगों को 2-3 सीढ़ी के बाद अहमता का समन होता हुआ देखा गया। मेरे साथ तो सारे मिलन सज्जनता के साथ
सादगी के साथ, स्वाभाविक से हुआ। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि मेरे से मिलने वाले हर सज्जन से या हर सज्जन ने हमारी बात को स्वीकार कर लिया। बहुत से लोग नहीं स्वीकारते, इनका भी हम सम्मान करते हैं। इनकी गलती नहीं है, उनके ऊपर परंपरा को लाद दिया गया। इसलिए कोई स्वीकारे या नहीं, मैं खुश रहता। काल कर्म संयोग हरेक के लिए समृद्धि का अंकुर रखता ही है। वह कब पल्लवित होगा, पुष्पवित होगा, ये हम नहीं कह सकते। हर आदमी शुभ चाहता है। शुभ चाहने के मूल में संभावनाओं को और समीचीन किया जाए, ये मैं चाहता हूं। संयोग जब होते हैं, आदमी समाधान के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में, अखंड समाज के अर्थ में मिलते हैं। एक ही विचार, एक ही अपेक्षा के लोगों के मिलने से संयोग नहीं बनता। जैसे दो चोर, दो डाकू, दो अपराधी मिलना समाधान व्यवस्था के अर्थ में नहीं है, इसलिए संयोग नहीं। क्या कह रहे बाबा जी? बाबा जी इतना ही बता रहे हैं कि जब मैंने इस सब का अनुभव किया, अपने सवालों का जवाब जानने के लिए जो मैंने मेहनत किया, परिश्रम किया, उसके एवज में जो मुझे फल मिला, उससे मुझ में अहमता नहीं आई, घमंड नहीं आया। बाबा जी कहते जो लोग मेरे पास आए वो भी अहमता वाले लोग बहुत कम थे। अगर कोई अहमता वाला व्यक्ति आ ही गया तो उसकी अहमता का भी कुछ दिन में शमन हो गया। शमन होने का मतलब नाश हो गया, अहमता समाप्त हो गई। अहमता का मतलब है, इसको आप समझ सकते हो, अभिमान। मेरे साथ तो सारे मिलन सज्जनता के साथ, सादगी के साथ स्वाभाविक हुए। बाबा जी कह रहे जिनसे मेरा मिलन हुआ वो स्वाभाविक था और सज्जनता और सादगी के साथ। बाबा जी से जितने भी लोग मिले, सज्जनता से मिले, स्नेह से मिले, सम्मान से मिले। बाबा जी को भी किसी के साथ कोई विरोध नहीं था। जितने भी लोग बाबा जी के पास आए उन्होंने सबने जीवन विद्या को स्वीकार कर लिया, ये भी जरूरी नहीं था। लेकिन जिसने स्वीकार किया उसके प्रति, या जिसने नहीं स्वीकार किया उसके प्रति बाबा जी के भाव में कोई परिवर्तन नहीं, वो सबका सम्मान ही करते थे। बाबा जी बस यही सोचते थे कि वो जो व्यक्ति जो जीवन विद्या को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, वो जीवन विद्या के बोझ तले लदे हुए, दबे हुए, उनके ऊपर जो परंपराएं हैं, जो आस्थाएं हैं, जो मान्यताएं, वो लदी हुई। उन्हीं मान्यताओं के बोझ को वो ढो रहे, तो इनका भी हम सम्मान ही करते थे। इसलिए कौन स्वीकारता है, कौन स्वीकार नहीं स्वीकारता, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं खुश ही रहता। काल कर्म संयोग हरेक के लिए समृद्धि का अंकुर रखता ही है। जो काल कर्म यानी समय है, समृद्धि तो सबको होना ही है, कोई पहले या बाद में। बाबा जी यही बात समझा रहे कि समझना तो हर एक को, समझदार तो हर कोई होना ही चाहता है, कोई पहले या बाद में। जो समृद्धि का अंकुर है वो हर एक जीवन में रखा ही है। यानी समृद्धि का जो भाव है, जो बीज तो सब में है ही। सुख, समाधान और समृद्धि सब चाहते ही हैं। ये सब चाहते कि मेरे पास किसी वस्तु की कोई कमी ना, सबका ऐसा मानना। लेकिन कब किस को समझ में आएगा, कौन कब समझेगा? सब मानव समान रूप से समझ जाएंगे, सब एक ही दिन में समझ जाएंगे, सब 2 दिन में समझ जाएंगे, सब आज ही समझ जाएंगे, या सभी 1 महीने में समझ जाएंगे, ये कहना सही नहीं। बाबा जी है बोल रहे हैं कि ये समाधान समृद्धि का बीज सब में है ही। ये कब पल्लवित होगा, कब पुष्पित होगा, कह नहीं सकते। हाँ, होना जरूर है, क्योंकि हर आदमी शुभ चाहता है। शुभ चाहने के मूल में संभावनाओं को
और समुचित किया जाए, मैं ये चाहता हूं। यानी जो सुख हो सकता है, समाधान हो सकता है, इसकी संभावनाएं हैं, इन संभावना को समीचीन कर दिया जाए। यानी लोगों को लगने लगे कि हाँ ये हो सकता है। समीचीन करने का मतलब ये है उन्हें वर्तमान में ले आए। क्योंकि वर्तमान में आ जाएगी तो लोगों को लगने लगेगा भाई अगर वो खुश हो सकता है तो मैं भी खुश हो ही सकता हूं। या बाबा जी एक बात और बता रहे, पिछले पेज पर योग और संयोग की बात हुई, तो संयोग का मतलब ये नहीं है कि दो विचारधारा वाले व्यक्ति मिल जाओ, क्योंकि दो विचारधारा वाले व्यक्ति जो है वो मिल ही सकते हैं। जैसे चोर और चोर है, उनकी विचारधारा सेम है। डाकू है, अपराधी है, गुंडे हैं, उन सबकी जो विचारधारा है उन सबके विचार सेम ही है, कार्य भी सेम है, लेकिन इनसे व्यवस्था नहीं बनती। संयोग जब होता है जब आदमी समाधान के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में और अखंड समाज के अर्थ में मिलते हैं। लेकिन अगर चोर चोर को देखे तो व्यवस्था के अर्थ में नहीं मिलते, अव्यवस्था के अर्थ में। चोर चोर, डाकू डाकू, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी, ये सब अव्यवस्था के अर्थ में मिलते, तो इनका मिलना संयोग नहीं है। संयोग का अर्थ है समाधान के लिए मिलना। ये सब बाबा जी ने इस पैरे में समझाया है। पेज नंबर 55, सेकंड पैरा। न्यायपूर्वक हमसे जीना बना तो हमारी प्रामाणिकता किस लिए बनी? हमारा परिवार। परिवारजनों की आंखों में हम ठीक चल रहे हैं, ये आ जाता। परिवार में न्यायपूर्वक चलने के बाद जितने हमारे मित्र परिवार हैं उनके बीच टिकता से हमारी पहचान देख पाता। उसके बाद न्यायपूर्वक जीना हमारे अधिकार में हो गया। जो आगंतुक आते हैं उन पर भी हमारी पहचान स्पष्ट करने में मैं समर्थ हो पाता। बाबा जी क्या बता रहे हैं? मैं न्याय प्रकार न्याय के साथ जी रहा हूं या नहीं जी रहा, मैं न्याय कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा। मेरी आवाज आ रही बेटा आपको? यस सर। बीच में मेरे ख्याल से आवाज म्यूट हो गई थी ना? यस सर। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं? न्यायपूर्वक हमसे जीना बना, तो ये प्रमाण कहां पर आएगा? ये परिमाण आएगा परिवार में। मैं न्याय कर पा रहा हूं या नहीं, क्योंकि सबसे पहले मानव समझता है संबंधों को, तो क्या दिखाई देता है? संबंधों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला परिवार। मैं परिवार में सही से जी पा रहा हूं, परिवारजनों की आंखों में हम ठीक हो गए। आंखों का मतलब नजरों में, मैं परिवार की नजरों में ठीक हो गया, ये दिखता है। फिर परिवार में जब न्यायपूर्वक चल जाता है सब कुछ, तो उसके बाद हम क्या बढ़ते हैं? मित्र परिवार की तरफ। मैं अपने परिवार में ढंग से जी पा रहा हूं, उसको मेरे परिवार के लोग देख पा रहे हैं और वो भी ढंग से जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगला मेरा टारगेट क्या होगा? मित्र परिवार, मैं उनकी तरफ बढ़ू। ये जो मित्र परिवार है, ये भी, उनमें भी मेरी पहचान अलग ही रूप में बनती है। देखो उसके लड़के को देखो, देखो उसकी लड़की को देखो, वो ऐसा, वो अच्छा या बुरा, ये हमने देखा ही। उसके बाद न्यायपूर्वक जीना हमारे अधिकार में हो जाता। मैं अगर स्वयं में, अपने परिवार में
और मित्र परिवारों में न्याय के साथ जी पा रहा हूं तो न्याय पर हमारा अधिकार हो गया, यानी न्याय पूर्वक जीना अब मेरी आदत हो चुकी। आगू तक आते हैं जो मेरे परिवार में या जिनसे मैं मिलता हूं, जिनको हम आगुन तक बोलते हैं, गेस्ट बोलते हैं, वो जब गेस्ट भी देखते हैं तो उन गेस्टों को भी वो प्रमाण उनके समझ में आता है कि इस व्यक्ति में कुछ अलग है। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उसके साथ हमारा आचरण होता है तो सामने वाला पहचान जाता है कि हमारा आचरण कैसा है, यानी आगंतुकों में भी हमारी पहचान हो जाती। पैरा नंबर 3, हर मानव में अपनी सार्थकता और सफलता को अपनी चाहत में बनाए ही रखता है। हर मानव अपनी सार्थकता और सफलता को अपनी चाहत में बनाए ही रखता है। हमारी समझदारी है हमारी नेक चाहत का स्रोत। इस स्रोत को हम कभी भी बुलावा नहीं दे सकते। शुभ हर व्यक्ति को स्वीकार है, हर व्यक्ति की चाहत है और शुभ घटित होने के लिए इंतजार में हम सब कर ही रहे। इंतजार करते समय संबंध का मुद्दा आता है। संबंधों की पहचान उसमें निहित परिजनों यानी मूल्यों की पहचान ही है। संबंधों की पहचान क्या बता रहे हैं? संबंधों की पहचान उसमें निहित प्रयोजन या मूल्यों की पहचान ही है। ये अध्ययन प्रयोजन पहचानते हैं, बाद में मानव स्वाभाविक रूप से निष्ठान्वित होता है और फिर पारंगत होता है। पारंगत होने के बाद फलित होता है। यही विधि है सफलता की, जो काफी सरल है। अभ्युदय सभी संबंधों के साथ जुड़ा ही रहता है। संबंधों का प्रयोजन अभ्युदय है, अर्थात सर्वतोमुखी समाधान और सुख के अर्थ में। समाधान के अर्थ में हम प्रेम करते हैं, समाधान के अर्थ में ही हम कृतज्ञ होते हैं, मैत्री करते हैं, विश्वास करते हैं, मानव व्यवहार में प्रशस्त रहते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। मूल्य का स्वरूप बनता है ममता, वात्सल्य, विश्वास, स्नेह, कृतज्ञता, गौरवता, प्रेम, श्रद्धा, सम्मान। हमारे अभ्युदय के लिए जहां से भी सहायता मिली हो, जिससे भी सहायता मिली हो, इसकी स्वीकृति का नाम है कृतज्ञता। कृतज्ञता के साथ अन्य मूल्य अपने आप सार्थक होने लगते हैं। कृतज्ञता के पश्चात स्नेह, प्रेम, विश्वास सार्थक होता है। यहां तक पढ़ते बेटा इस पेज पे, आगे पैरा बड़ा है ये, अगले पेज पर आधे तक जा रहा है ये। तो इस पैरे में बाबा जी क्या समझा रहे हैं? हर मानव अपनी सार्थकता और सफलता को ही अपनी चाहत में बनाए रखता है। हर आदमी की चाहत क्या होती है? वो सफल हो, सार्थक हो। हमारी समझदारी है हमारी नेक चाहत का स्रोत। ये जो सफलता है और सार्थकता है, ये हमारी चाहत क्या है? इस चाहत का स्रोत क्या है? इस चाहत का स्रोत है हमारी समझदारी। समझदार होकर ही हम सफल और सार्थक हो सकते हैं। इस स्रोत को हम कभी नहीं भुलवा सकते। हर व्यक्ति शुभ चाहता है और शुभ घटित होने के लिए इंतजार सब कर रहे हैं। यानी हर व्यक्ति सुख चाहता है, सुखी ही होना चाहता है और सब सुख के ही इंतजार में। इंतजार करते समय संबंध का मुद्दा आता है। संबंधों की पहचान उसमें निहित मूल्यों की पहचान ही है। संबंधों को पहचान, जो प्रयोजन है, जो संबंध है। अब मूल्यों को यहां भी देखना है। एक शब्द आया प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब है उद्देश्य। जो संबंध है उस संबंध का उद्देश्य क्या है? लेकिन जब प्रयोजन की बात की है तो ये उद्देश्य ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक परिवार के लिए भी नहीं है। ये प्रयोजन है अखंड समाज के लिए। तो संबंधों में
जो मूल्य है, जो प्रयोजन है, वो किसी एक परिवार के लिए नहीं, अखंड समाज के लिए। यही अध्ययन। प्रयोजन पहचानने के बाद यानी उद्देश्य पहचान में आ गए तो मानव स्वाभाविक रूप से निष्ठान्वित होता है और फिर पारंगत होता है। एक बार संबंध समझ में आ जाए, प्रयोजन समझ में आ जाए कि माँ का उद्देश्य क्या है, माँ संबंध जो है उसका प्रयोजन क्या है, वो समझ में आ जाए तो फिर मैं एक बच्चे का माता या पिता नहीं, संपूर्ण धरती के माता पिता, इस संसार में जितने भी बच्चे हैं उन सबका माता पिता, ये बनने का साहस में रखता हूं। तो एक बच्चे को, ये मैंने इस बच्चे को जन्म दिया, यही मेरा बेटा, और मेरे जो जिम्मेदारी इसी के प्रति है, इससे ऊपर उठता है। ये जो प्रयोजन आता है ये संपूर्ण प्रकृति के लिए, संपूर्ण मानव के लिए, समस्त मानव के लिए। समस्त मानव संतानें मेरी मानव संतानें हैं। समस्त संसार की जो भाई है वो मेरे भाई है, समस्त संसार की बहनें वो मेरी बहन। ये परिजनशीलता, ये भाई बहन वाला संबंध। एक व्यक्ति एक परिवार में, एक समाज में रहते हुए इन सभी संबंधों को जीता। वो किसी का बेटा है, वो किसी का बाप भी है। पिता पुत्री संबंध को एक साथ जीता है। किसी का मित्र है, किसी का शिष्य है, तो किसी का गुरु भी है। किसी का भाई है तो किसी की बहन भी। व्यवस्था में अगर वो साथी है तो सहयोगी भी है। ये समस्त संबंध अलग अलग नहीं है। हर एक व्यक्ति इन संबंधों को, इन 10 संबंधों को, 7 मानव मानव संबंध और 3 प्राकृतिक संबंध जीता ही है। मैं पिता हूं, इसका मतलब नहीं है कि मैं माता नहीं, माता का काम भी मैं कर ही रहा हूं कहीं। पिता हूं तो मैं भाई वाला काम भी कहीं ना कहीं कर ही रहा हूं। मेरा कोई भाई भी है जिसके साथ में भावात्मक रूप से जुड़ा। भाव रूप में जुड़ना, ये भाव को ही मूल्य कहा गया। जब मूल्य की निरंतरता हो जाती तो वही भाव में कन्वर्ट। और मूल्य की निरंतरता तब होगी जब मूल्य की समझ हो। और मूल्य की समझ कैसे होगी? समझने से। तो बाबा जी क्या बता रहे हैं आगे इस लिपि से पर आ रहा है, संबंधों की पहचान, उसमें निहित प्रयोजन की पहचान है। यही अध्ययन। प्रयोजन पहचानने के बाद मानव स्वाभाविक रूप से निष्ठावित होता है, निष्ठावान हो जाता है, यानी निष्ठा के साथ संबंधों का पालन करता है और फिर धीरे धीरे पारंगत हो जाता है संबंधों को निभाने। जब वो संबंधों में पारंगत हो जाता है उसके बाद ही फलित होता है। फलित का मतलब है परिणाम आना, फल परिणाम आना। यही विधि है सफलता की, वो काफी सरल। कितनी सरल विधि बताई है कि संबंधों को पहचानना है, किस रूप में पहचानना है, उनके प्रयोजन के रूप में। और प्रयोजन एक ही है, क्या? जागृति की परंपरा। तो जागृत परंपरा में, जागृत मानव परंपरा में इन संबंधों में क्या मूल्य है उनको पहचानना, उनका निर्वाह करना और फिर उनका जो फल परिणाम आता है उससे क्या है? अभ्युदय। अभ्युदय सभी संबंधों के साथ जुड़ा ही रहता है। अभ्युदय का मतलब ही है जागरूक। हर संबंध का उद्देश्य ही जागरूक। संबंधों का प्रयोजन अभ्युदय है, अर्थात सर्वोत्तमुखी समाधान और सुख के अर्थ में। अभ्युदय क्या है? सर्वोत्तमुखी समाधान और सुख। समाधान के अर्थ में ही हम प्रेम करते हैं, समाधान के अर्थ में ही, यानी हम समाधानित होना चाहते हैं, समाधान चाहिए। इसी समाधान में जो प्रेम है, ये मूल्य है, कृतज्ञता मूल्य है, विश्वास मूल्य है, ये सभी मूल्य है। मान्य व्यवहार में प्रशस्त रहते हैं तो सुख का अनुभव करते हैं। जब मैं इन मूल्यों के साथ जीता हूं तो मुझे सुख का, समाधान का,
अनुभव होता है। ठंडा ठंडा और बगैर चीनी का, बगैर चीनी का। समाधान के अर्थ में हम कृतज्ञ होते हैं, मैत्री करते हैं, विश्वास करते हैं, मूल्यों का स्वरूप बनता है। और मूल्य का स्वरूप क्या बनता है? मूल्य किस रूप में दिखाई देते हैं? ममता के रूप में, वात्सल्य के रूप में, विश्वास के रूप में, स्नेह के रूप में, कृतज्ञता, गौरव, प्रेम, श्रद्धा, सम्मान, ये 9 मूल्य। स्थिति और गति 2 में मूल्य होते, स्थिति में सारे मूल्य। हमारे अभ्युदय के लिए जहां से भी सहायता मिली है, अभ्युदय का मतलब है सर्वतोमुखी विकास, सर्वतोमुखी समाधान। हमारे को समाधानित होने में, हमें समाधान मिलने में, समृद्धि मिलने में जो भी सहायक रहे हैं, उनके प्रति जो भाव उमड़ता है उसका नाम कृतज्ञता है। क्या बता रहे बाबा जी? हमारे अभ्युदय के लिए जहां से भी सहायता मिली, यानी सर्वतोमुखी समाधान के लिए, मुझ में समाधान के लिए, मेरे सुख के लिए मुझे जहां से भी सहायता मिली, उन सब की स्वीकृति, उस सहायता की स्वीकृति का इनाम ही है कृतज्ञता। कृतज्ञता जो मूल्य है, इसको पहचानने के लिए सबसे जरूरी काम है स्वीकृति। किस चीज की स्वीकृति? ये स्वीकृति कि जो सामने वाला है वो मेरे समाधान में मुझे सुखी रखने, सर्वोत्तमुखी समाधान में भूमिका निभा, इसकी सहायता मुझे प्राप्त हो रही है समाधानित होने में, तब कृतज्ञता का भाव आता है। स्कूल में खड़े हुए गार्ड को अगर आप गार्ड के रूप में ही देख रहे हैं, ये तो तनख्वाह लेता है, इसका तो काम ही यहाँ खड़े होकर प्रिंसिपल को सैल्यूट मारना, गेट बंद करना, तो आपको कृतज्ञता का भाव नहीं आया। लेकिन जब आप स्कूल के साथ संबंध को अपने समझ पाते हैं, उस गार्ड के साथ संबंध को समझ पाते हैं कि ये जो गार्ड है ये मेरी सुरक्षा के लिए, ताकि कोई जो बाहर की कोई शक्ति मुझे आकर प्रभावित ना करे, कोई बाहर का व्यक्ति आकर मुझ पर हमला ना करे, बाहर का व्यक्ति मुझे झगड़ने ना आए, ये मेरी रक्षा कर रहा है। जब मैं उस गार्ड को अपने रक्षक के रूप में देखता हूं, ये मैं स्कूल में शांति के साथ पढ़ पाऊं, शांति के साथ ज्ञान ले पाऊं, ये मुझे ज्ञान के अवसर प्रदान करने में सहायता प्रदान कर रहा। तो अगर मैं गार्ड को उस रूप में देख पा रहा हूं, तो गार्ड के लिए मेरे मन में जो भाव आएगा वो कृतज्ञता का भाव आएगा। जिस ई रिक्शा में बैठकर मैं स्कूल आ रहा हूं, अगर मैं उस ई रिक्शा वाले को ये समझू कि क्या हुआ, मैं तो 10 रुपये दे रहा हूं, इसको इसका किराया मुझे, ये मुझे स्कूल छोड़ता कौन सा बड़ा काम करता है। लेकिन उसके साथ मैं देख रहा हूं कि मैं समय पर स्कूल में पहुंच जाऊं, ये भले ही 10 रुपये लेता है, और वो भी चीज को देखे, भैया ये मेरे परिवार को चला रहा है, ये 10 रुपये इकट्ठा करके मेरे परिवार का आज का गुजारा होगा, तो एक दूसरे में एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता का भाव आता है। लेकिन ये भाव केवल समझदारी के पश्चात ही आता है। समझेंगे तो ये भाव आएगा, अन्यथा भाव नहीं। तो ये सारी चीजें क्या है? समझ का ही फल परिणाम। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे हैं कि हम कहां जाना चाहते हैं। मूल्यों का निर्वाह तभी होगा भैया जी जब संबंधों की पहचान कर पाएंगे। इसलिए पहले कहा किस पर जोर डाला गया? संबंधों पर। उसके बाद मूल्य है, और सबसे पहला जो जरूरी मूल्य कृतज्ञता है। शुरुआत ही यही से हो। कृतज्ञता का भाव अगर मेरे अंदर नहीं है तो मैं संबंधों के साथ जी ही नहीं पा रहा। मैं मां के प्रति कृतज्ञ नहीं हूं, पिता, भाई, बहन, पड़ोसी, शिक्षक, अगर मैं इन सब के प्रति कृतज्ञ नहीं हूं तो मूल्य मुझ में है ही नहीं, सर्वोत्तम की समाधान होगा ही।
कृतज्ञता के साथ अन्य मूल्य अपने आप सार्थक होने लगते। बस एक बार कृतज्ञता आ जाए, वो कहते हैं ना कि मेरी गाड़ी डिरेल हो चुकी, गाड़ी को पटरी पर लाना, तो ये जो पटरी है ये कृतज्ञता। इस कृतज्ञता रूपी पटरी पर एक बार चढ़ गए तो बाकी मूल्य अपने आप प्रवाहित होने लगे, सभी मूल्य सार्थक हो जाए। कृतज्ञ के पश्चात ही स्नेह, प्रेम और विश्वास सार्थक होता है। तो आज हमने मूल्य पर भी बात कर ली, मूल्य भी चल पड़े। जो बच्चे आज नहीं कर पाए उनका फिर मूल्य रह जाएगा। तो आज हमने पेज नंबर 55 किया है। टोटल मैंने बताया 63 पेज इस पे हैं। 63 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पेज रह गए। 9 दिन की यात्रा हमारी इस पुस्तक की ओर। अगर आप कंटिन्यू इसको करते हो, एक ये पुस्तक समाप्ति का कार्यक्रम हो जाए। प्रश्नों को भी लेंगे, प्रश्नों पर भी बात होगी, आपके भी प्रश्न आते ही रहेंगे। लेकिन अभी पता नहीं क्यों आप समझने की गेद है या कुछ अन्य है, कारण मैं नहीं समझ पा रहा। आपके सवाल अभी नहीं आ रहे। मेरी सारी बातों पर यकीन करके नहीं सुनता। मैं तो ये कहूंगा कि जो मैं कह रहा हूं उस पर किसी पर भी यकीन नहीं करता। जो मैं कह रहा हूं उसके विपरीत बातें लाओ सामने। ये कैसे होगा, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। इस टाइप के जब सवाल आते हैं तब अंदर से कुछ और समझ निकलती। सवालों का शांत होना ही है कि मैं समझदार हो रहा हूं, मैं समझ पा रहा हूं। आज मेरे पास अंजलि का मैसेज था कि क्या हम क्लास को छोटी कर सकते हैं, 1 घंटे से आधा घंटा कर सकते हैं। तो सीधा जवाब है कि ये क्लास मिनिमम 1 घंटा तो चलेगी। 1 घंटे में 1 पेज हम कर पाते हैं, वो भी भागम भाग में। अगर इसको सही ढंग से करें तो 1 घंटे में 1 पेज बाबा जी द्वारा लिखा हुआ वो समझ में आना। अगर केवल रीडिंग करनी है तो हम आधा घंटा में पेज रीड कर सकते हैं, लेकिन अगर समझना है तो टाइम लगेगा। हाँ, समय को हम थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। 8 की जगह जो है 9 की जगह 8:30 कर सकते हैं, अपनी आप उपयुक्त देख पाए। लेकिन 9 दिनों तक तो हम कोशिश करेंगे इसी समय पर चले, ताकि हम 1 घंटे में संपूर्णता के साथ आगे बढ़ सके। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई सवाल तो पूछ सकता है, नहीं तो हम क्लास खत्म करेंगे। अभी 10 बज गए। तो मुझे एक चीज जाननी है सर, हमारी जब ये बुक खत्म हो जाएगी तो उसके बाद कोई और सी बुक चालू करोगे आप? 14 किताबें हैं, ठीक है, लेकिन 14 किताबों का अध्ययन अभी नहीं करना तुमने। धीरे धीरे एक एक पुस्तक का होगा। इसके बाद जो पुस्तक है विकल्प है, ये वाली पुस्तक है, ये विकल्प और अध्ययन बिंदु। इसमें लगभग 48 पेज है, लेकिन इस 48 पेज में बहुत सारी तो परिभाषा ही है। 12 पेज की तो परिभाषा ही है इसमें। जो हम जो पढ़ रहे हैं ये सभी शब्द जो है इनके अर्थ क्या है वो है। उससे पहले बाबा जी का विकल्प है। इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट है विकल्प और दूसरा है अध्ययन बिंदु। 10 पेज में विकल्प है। ये विकल्प इसलिए जानना जरूरी है कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, जीवन विद्या क्यों। और जो अगला पार्ट है अध्ययन बिंदु, यानी जो बाबा जी की किताबें हैं, जो वांग्मय में पूरा बाबा जी ने लिखा है, उस वांग्मय में हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे, तो वो एक समरी है। और अध्ययन से पहले ये किताब सब बच्चों की हो जानी चाहिए। बच्चों की नहीं, बड़े भी जो लोग अध्ययन करते हैं वो इस किताब से गो थ्रू होते हैं।
अभी आपका 12वीं क्लास का एग्जाम है। मैं बार बार बता रहा हूं बेटा, अगर आपको लगता है कि आपकी 12th क्लास की स्टडी इसमें जो है वो अफेक्ट हो रही है, तो ये 9 पेज होने के बाद हम इसको वंस इन ए वीक भी कर सकते हैं, शनिवार इतवार को भी कर सकते हैं अध्ययन बिंदु के लिए। मुझे लगता है कि हफ्ते में 2 दिन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर? सानवी, आपका कोई सवाल है बेटा? नहीं सर, अभी तो नहीं। और अगर चलिए, बाबा जी को कृतज्ञता अर्पित करते हुए, सभी श्रेष्ठ भाई बंधुओं को कृतज्ञता अर्पित करते हुए हम आज की इस कक्षा का ये पर समापन करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। ठीक है सर, गुड नाइट।